हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आ चुके हैं डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट के थर्ड पार्ट में। पिछले दो पार्ट्स जिन्होंने नहीं देखे हैं, जिनके रह गए हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर के आप वो दो पार्ट्स को देख सकते हैं और फर्स्ट पार्ट का लिंक ऊपर यहाँ देखिए आई बटन में भी आ रहा होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूंगा कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है for all the CMA students, for the CMA students। तो जिनको भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो वो उस ग्रुप में उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे और डायरेक्टली मुझसे भी वो डाउट्स पूछ पाएंगे अगर कुछ हो। तो ये ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ये जो है ग्रुप होगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम और भी कई एजुकेशनल और सीएमए से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम आते हैं डिडक्शंस के अंदर कि डिडक्शंस में क्या अमेंडमेंट है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले का पार्ट। लेट्स सी डिडक्शंस के अंदर क्या अमेंडमेंट है बेटा। पहला अमेंडमेंट बेटा है 80C सेक्शन के। 80C के अंदर अमेंडमेंट आया है। कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस आप करते थे तो 80C में आपको डिडक्शन मिलती थी। तो यहाँ पर एक और नई चीज ऐड हो गई है जिसकी डिडक्शन 80C में मिलेगी। क्या है बेटा? ये डिडक्शन मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। सबसे फर्स्ट बात तो हर कोई ये डिडक्शन नहीं ले पाएगा। ये डिडक्शन ओनली किसको मिलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगी बेटा। किस बात की मिलेगी? अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? स्पेसिफाइड फंड में, टीयर 2 का। कौन सा स्पेसिफाइड फंड? ऑफ द पेंशन स्कीम रेफर टू सेक्शन 80 CCD, मतलब बेटा नेशनल पेंशन। सर 80 CCD में उसकी डिडक्शन मिलती थी ना? बिल्कुल बेटा, 80 CCD में डिडक्शन मिलती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? 80 CCD वाली पेंशन स्कीम में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो उसको 80C में भी डिडक्शन मिल जाएगी। हालांकि वो फंड स्पेसिफाइड फंड और टीयर 2 का होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको कुछ कंडीशन और पूरी करनी है। क्या? कम से कम ये 3 इयर्स के लिए आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और विच इज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये कौन सी पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहे हो? 80 CCD वाली में कम से कम 3 साल के लिए डाल रहे हो, गवर्नमेंट ने जैसे नोटिफाई किया वैसे डाल रहे हो, तो ये डिडक्शन मिल जाएगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो क्या सर ये एम्प्लॉय 80C और 80 CCD दोनों सेक्शन में डिडक्शन ले सकता है? बिल्कुल बेटा ले सकता है, लेकिन जिस अमाउंट की यहाँ ले ली उस अमाउंट की आप वहां पर नहीं ले पाओगे और ये स्पेसिफिकली ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही है बेटा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये छोटा सा चेंज था। होप आप इसको समझ गए होंगे। आपका कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या अमेंडमेंट है बेटा? आगे अमेंडमेंट आया है 80 CCD 2 के अंदर। 80 CCD 2 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता था। 80 CCD 80 CCD में 1 होता था जिसमें डिडक्शन मिलती थी एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन की या फिर कोई अदर पर्सन खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है खुद के बिहाफ पर पेंशन स्कीम में। तो फिर 80 CCD 1B हुआ करता था जो एडिशनल डिडक्शन देता था 50,000 की। अगर किसी की डिडक्शन लेने से रह गई, कोई डिडक्शन नहीं ले पाया CCD 1 में, तो बाकी बची हुई की डिडक्शन यहाँ, जैसे किसी ने 1.5 लाख कंट्रीब्यूट किए, 1 लाख की डिडक्शन CCD 1 में मिल गई, तो बाकी के 50,000 की कहाँ मिल जाएगी? CCD 1B में, लेकिन मैक्सिमम 50,000 मिलती। और बेटा उसके बाद में आता था आगे 80 CCD 2। इसमें डिडक्शन मिलती थी किसकी? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूशन किया है आपके लिए पेंशन स्कीम में तो उसकी डिडक्शन 80 CCD 2 में मिलेगी। ट्रीटमेंट क्या होता था बेटा? जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वो एम्प्लॉय के लिए फायदा है, तो पहले तो उसको एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ दिया जाता था और फिर बाद में यहाँ 80 CCD 2 में आकर के एम्प्लॉय को उसी अमाउंट की डिडक्शन दे दी जाती थी सब्जेक्ट टू सम लिमिट। और वो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी हुआ करती थी बेटा? 80 CCD 2 में मैक्सिमम से मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती थी 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, एक्चुअल और 10% ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लेस, इतनी डिडक्शन मिलती थी CCD 2 में। अब थोड़ा सा बेटा यहाँ पर चेंज आ गया।
ये लिमिट 14% हो गई है। क्या सभी के लिए? नहीं बेटा, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंट्रीब्यूट कर रही है, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एम्प्लॉयर हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा डाला नेशनल पेंशन स्कीम, तो पहले तो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ जाएगा क्योंकि एम्प्लॉय को फायदा हो गया। फिर बाद में जाकर के एम्प्लॉय को 80 CCD 2 में डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन कितनी मिलेगी सर? तो डिडक्शन एक्चुअल और 14% ऑफ सैलरी। क्यों? क्योंकि आप क्या हो? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाकी सभी के लिए वही मैक्सिमम 10% है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है उनके लिए लिमिट कितनी हो गई है बेटा? उनके लिए लिमिट जो है वो 14% हो गई। तो ये दो अमेंडमेंट हो गए, होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे के कुछ और अमेंडमेंट्स के क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसके बाद में बेटा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक नया सेक्शन जुड़ा है, सेक्शन 80 EEA EEA, एक नया सेक्शन जुड़ा है। तो इसके अंदर देखते हैं कि बेटा क्या क्या बातें है। तो बेटा आपने पहले 80EE पढ़ा होगा। 80EE क्या करता है? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की डिडक्शन देता है। मतलब एक तो आप डिडक्शन कहाँ लेते हो? एक 24B में लेते हो, इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन, और फिर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की डिडक्शन भी मिलती थी 80EE में। तो उसी सिलसिले में ये और सेक्शन आया, ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की डिडक्शन देता है, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी है। वो कंडीशन जरा देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहली बात, ये 80EE के अंदर डिडक्शन किसको मिलेगी? डबल ई के अंदर इंडीजल को, डबल EA के अंदर डिडक्शन ओनली इंडीजल को मिलेगी। नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE, वही जिनको 80EE में मिल रही है उनको नहीं मिलेगी। लेकिन 80EE की ड्यूरेशन क्या हो गई? खत्म हो गई। जिसने पहले ले ली बात, लेकिन जिनको 80EE में मिल रही है, ले रहे हैं, वो इसमें नहीं ले पाएंगे डिडक्शन। इज एलिजिबल टू क्लेम इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम, बेटा ध्यान से देखना, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन कहां से लिया जाना चाहिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन से मतलब बेटा यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ खरीदने के लिए, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आप घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, तो एक 24A में तो डिडक्शन मिलती है। 24A में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी में, और 24B में जो है वो आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन मिलती है। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा डिडक्शन है। अगर अपन देखें कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है 24B में? 2 लाख रुपए है ना, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है तो बाकी मान लो किसी ने 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट भरा, तो 24B में तो कितनी ले पाएगा? मैक्सिमम 2 लाख। और फिर वो 80EE में आकर के और डिडक्शन ले सकता है। कितनी? मैक्सिमम बेटा 1.5 लाख। MCQ पर्पज में भी इंपॉर्टेंट है ये, 1.5 लाख रुपए की लिमिट पूछी जा सकती है, प्रैक्टिकल के लिए तो बिल्कुल है ये। तो 1.5 लाख रुपए की और एक्स्ट्रा डिडक्शन ले सकता है on loan taken for residential house property from any financial institution subject to prescribed condition। ये कुछ कंडीशन है, ये पूरी होनी चाहिए बेटा। पहली बात क्या बोली? क्या कंडीशन है? जो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? देखो बेटा, वहां पर आप देखोगे 24B में तो क्या लिखा हुआ है? लोन कैन बी टेकन फ्रॉम एनी पर्सन। आप फ्रेंड से, रिलेटिव से भी लोन ले सकते हो। लेकिन ये जो 80EE वाला है, ये वाला जो है वो आपको कहां से लेना है? फाइनेंशियल, जस्ट लाइक NBFC, बैंक्स, यहां से लेना है। कोऑपरेटिव बैंक हो गए, यहीं से लोन लेना है। जैसे रिश्तेदार से आपने लोन लिया हुआ है, मान लीजिए फ्रेंड से लिया हुआ है, तो 24B में तो मिल जाएगी, लेकिन 80EE में नहीं मिलेगी। और आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है तो 24B में भी मिल जाएगी और 80EE में भी मिल जाएगी बेटा, दोनों में मिल जाएगी आपको डिडक्शन। कंडीशंस क्या क्या है? पहली कंडीशन जो है, लोन जो है वो 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 20, मतलब प्रीवियस ईयर जो अपना 1920 उसी में लिया हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो हाउस प्रॉपर्टी की वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब अपन रजिस्ट्री कराते हैं नगर निगम वगैरह, तो जो जितने से रजिस्ट्री कराते हैं जिस पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगती है। Assessee does not own any residential house property on the date of sanction of loan। उसके पास में कोई और दूसरा घर नहीं होना चाहिए जिस दिन लोन सैंक्शन हो रहा है उस दिन। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी एक घर है, उसने वो बेच दिया और फिर लोन लिया नए घर के लिए, मिल जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने वो पिछला घर बेच दिया है। लेकिन ऑलरेडी किसी के पास एक घर है और दूसरे और ले रहा है तो नहीं मिलेगी बेटा,
और अगर किसी के पास एक घर है उसको इसका बेनिफिट लेना है तो पहले क्या करो, पहले पिछले वाले घर को बेचो, उसको बेच दो, आपके पास कोई घर नहीं, फिर लोन सैंक्शन कराओ, ये ध्यान रखो। Where a deduction is allowed for any interest referred above, deduction shall not be allowed in respect of such interest under any other provision of this act for the same or any other assessment year. मतलब इस सेक्शन के अंदर जिसकी डिडक्शन मिल गई उसकी डिडक्शन और किसी सेक्शन में नहीं मिलेगी, ये बात बोल रहा है। अब देखिए बेटा इंपॉर्टेंट कनेक्शन पढ़ लेते 24B के साथ। मैक्सिमम डिडक्शन 80EE में कितनी है, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आप 80EE में ले सकते हो, ये ओवर एंड अबाउ है 24B, मतलब 2 लाख प्लस 1.5 लाख। इंटरेस्ट की मैक्सिमम डिडक्शन आप कितनी ले पाओगे, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपीस की डिडक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बात मैंने थोड़ी सी यहाँ पर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की डाल दी है। आपने देखा होगा हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटर हेड सेटअप होता है, मतलब दूसरे हेड के साथ सेटअप, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 लाख ही हो सकता है ना। तो मैक्सिमम 2 लाख ही आप लॉस हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, 2 लाख का इंटरेस्ट आप घटा सकते हो, लॉस भी मैक्सिमम 2 लाख ही आएगा और इंटर हेड सेटअप भी 2 लाख ही होता है। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन आप कहां ले सकते हो, 80EE में। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं इसको, तो ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। 80EE नया सेक्शन ऐड हुआ और मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आ जाता है। सर किसका सेक्शन है, किस बात का सेक्शन है? बेटा जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट पॉल्यूशन कम करने पर काम कर रही है और गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है किसको, ई व्हीकल को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो जो लोग परचेज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको डिडक्शन है। सर तो क्या व्हीकल परचेज करने पर जो पैसा दिया उसकी डिडक्शन नहीं बेटा, तो व्हीकल परचेज करने के लिए आपने क्या लिया, लोन, और उस लोन पर क्या पे किया, इंटरेस्ट। तो ये डिडक्शन किसकी है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज ई व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो देखिए क्या है एप्लीकेबिलिटी, ओनली इंडिविजुअल को मिलेगा, इज एलिजिबल टू क्लेम इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम एनी, अगेन देखो ये लोन कहां से लिया जाना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटा ऊपर वाले में और इस वाले के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हालांकि फर्क है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए आपने लिया है लोन और उस लोन पर आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, उसी इंटरेस्ट की डिडक्शन ये सेक्शन देता है। कितनी मिल जाएगी, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाएगी ऑन लोन टेकन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ लोन हैज बीन सैंक्शन। लोन की डेट वही जो ऊपर था 1 अप्रैल 2019, लेकिन वैलिडिटी देखो कहां तक है, उसकी तो 31 मार्च 20 तक ही, इसकी देखो 2023 तक वैलिडिटी है। बेटा इस बात का ध्यान रखे। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, दोनों 80EE और EE जरूर से पढ़े इसको। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला जो अमेंडमेंट है 80LA, बेटा इंटर लेवल पर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फाइनल लेवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर लेवल पर तो अपन इसको ध्यान भी नहीं देते, ज्यादा पढ़ते भी नहीं, क्योंकि इंटर लेवल पर जो है वो 80C से लेकर 80U के पेमेंट बेस्ड डिडक्शन ज्यादा आते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें, तो भी इंटर लेवल वाले भी इस पर ध्यान दे एमसीक्यू पर्पस के लिए, और फाइनल वाले तो इसको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी ध्यान में रखे, किसी क्वेश्चन के बीच में भी दिया जा सकता है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स क्या होती है, आप सिंपल सी भाषा में समझिए, इंडिया में जो सेज में बैंक्स होते हैं ना, बैंकिंग यूनिट्स होती है, उनको बोलते हैं ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। जनरली तो आईएफएससी में लोकेटेड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, एक्सचेंज में लोकेटेड, उनको बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सेज ही आईएफएससी है एक तरीके से। तो सेज में लोकेटेड बैंकिंग यूनिट्स के लिए बोला गया है यहाँ पर कि सेज में अगर आप बैंक खोलते हो तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। क्या है, क्या अमेंडमेंट है वो देखते हैं। विद अ व्यू टू फर्दर इंसेंटिवाइज ऑपरेशन ऑफ यूनिट्स इन आईएफएससी, आईएफएससी जस्ट लाइक सेज, आप सेज ही समझो इंडिया में। डिडक्शन shall be increased to 100% for any 10 consecutive years. The assessee at his option may claim the said deduction for any 10 consecutive assessment year out of 15 years beginning with the year in which necessary permission was obtained. मतलब आप ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स लगाते हो तो जितना भी आपकी इनकम है उसका 100% डिडक्शन मिलेगा। कब,
कॉन्जिक्यूटिव 10 ईयर्स, लगातार 10 सालों तक। ये 10 साल आप 15 साल के पीरियड में से कोई से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सेकंड ईयर से स्टार्ट किया तो सेकंड ईयर से लगातार 10 ईयर्स तक आपको ये डिडक्शन लेना पड़ेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ज्यादा अपन ध्यान भी नहीं देंगे इस पे, बस आप ध्यान रखिए 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एंड 100%। 10 कॉन्जिक्यूटिव कैसे लोगे आप? 15 सालों में से किन्हीं भी 10 सालों में लगातार आप ये डिडक्शन ले सकते हैं ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स की। चलिए इसके बाद हमें आगे चलते हैं। डिडक्शन यहाँ पर होता है कंप्लीट बेटा, बड़े छोटे से थोड़े से अमेंडमेंट थे। कहाँ कहाँ अमेंडमेंट था? 80C में अमेंडमेंट था, 80CCD 2 के अंदर आपका अमेंडमेंट था, 80EE ए एक नया सेक्शन आ गया वो था, 80EE ई व्हीकल्स का, और ये 80LA के, ये कुछ अमेंडमेंट्स थे बेटा। चलिए अब आ जाते हैं 11 फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बाय पर्सन। रिटर्न ऑफ इनकम में क्या चेंज है बेटा? थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। थ्योरी क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके एंड में एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां के लिए, चाहे इंटर हो फाइनल हो दोनों लेवल के लिए। चलिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में चेंज आया है थोड़ा सा। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय एसएससी। बेटा रिटर्न किसको फाइल करना होता था? हमने पढ़ा हुआ है कंपनी और फॉर्म के लिए तो मैंडेटरी है, बाकी अदर एसएससी के लिए बोला हुआ है क्या? अदर एसएससी के लिए बोला हुआ है कि उनकी टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अलग अलग होती है, नॉर्मली 2.5 लाख और 3 लाख भी होती है, 5 लाख भी होती है। उनको अगर आप क्रॉस कर जाओ तो आपको रिटर्न भरना होता है। अच्छा टोटल इनकम कैसे निकालनी होती है आपको? फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न टोटल इनकम कैसे निकालनी होती है? विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 ए, मतलब बिना चैप्टर 6 ए के डिडक्शन दिए आपको निकालनी पड़ती है। अगर आपने दे दिए तो उनको एड बैक करना पड़ता है। मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से आपने बहुत सारे डिडक्शन लेस कर रखे हैं, लेकिन कौन से डिडक्शन लेस मत करो? चैप्टर 6A के डिडक्शन लेस मत करो। जैसे मान लो कोई 35AD का डिडक्शन है, वो आप लेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो चैप्टर 6A में नहीं आता। इसके बाद में जो टोटल इनकम आती है वो देखी जाती है। अगर ये टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना होता है बेटा। अब इसमें क्या बोला? अब आपको और कौन कौन से इफेक्ट नहीं देने, और ऐड हो गई बात। सेक्शन 54 जो आपका एग्जम्पशन वाला सारा सेक्शन था कैपिटल गेन में, सेक्शन 54, सेक्शन 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, GA और GB, अगर आपने इनमें कोई डिडक्शन ली है, एग्जम्पशन ली है, तो उसका भी इफेक्ट हटा दो। मतलब इसको भी एक बार तो ऐड बैक कर दो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ टोटल इनकम। किसके लिए टोटल इनकम की लिमिट? रिटर्न भरना है या नहीं भरना, उसके लिए टोटल इनकम की लिमिट जो है बेटा उसको आप कर देंगे ऐड बैक, और फिर आप चेक करेंगे लिमिट्स वगैरह सब कुछ। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पर चेंज क्या है? मतलब अब बाकी लोगों के लिए जो प्रोविजन था ना कि अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो तो रिटर्न भरना पड़ता है, ये वाला जो प्रोविजन था, तो वो जो टोटल इनकम वहां पर निकाली जाती थी वो कैसे निकाली जाती थी? ग्रॉस टोटल इनकम में से सभी डिडक्शन लेस कर दो एक्सेप्ट चैप्टर 6 से। अब क्या बोला? ग्रॉस टोटल इनकम में से सारे डिडक्शन लेस कर दो, अभी भी चैप्टर 6 से तो नहीं करना, और इनमें से कोई अगर आपने पहले डिडक्शन या एग्जम्पशन ली है इन सेक्शन में तो उसको भी वापस से ऐड बैक करो एक बार फॉर द पर्पस ऑफ लिमिट। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपए, इसमें कैपिटल गेन की 2 लाख रुपए है, और वो 2 लाख रुपए भी कैसे आए हुए हैं? वो 2 लाख रुपए कैसे आए हुए हैं? 3 लाख की एग्जम्पशन लेने के बाद आए। ठीक है, तो और चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है वो है 1 लाख। तो आप पहले तो इसमें से 1 लाख रुपए लेस करोगे तो कितनी बच गई? 4 लाख रुपए इनकम बच गई। ये तो आपकी एक्चुअल इनकम है, लेकिन जब आप रिटर्न पर्पस के लिए देखोगे तो ये डिडक्शन हटा देने होते हैं। मतलब आपकी इनकम कितनी होगी? 5 लाख। ठीक है, और आपने अब ये सेक्शन 54 में 54B में कोई भी डिडक्शन ली तो उसको भी ऐड करो। जैसा कि आपने यहाँ पर डिडक्शन कितनी ली? 3 लाख की डिडक्शन एग्जम्पशन लेने के बाद 2 लाख आई थी, तो ये ली ना, इसको भी ऐड बैक करो। कितना हो गया? 8 लाख आपकी इनकम। 8 लाख और आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बिल्कुल क्रॉस कर रहे हो, आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। तो यही किसी की इनकम अगर मान लीजिए 3 लाख रुपए होती, 1 लाख का डिडक्शन लेस होता, 2 लाख बची, रिटर्न भरना है क्या? ऐसे तो नहीं भरना इसको, लेकिन चैप्टर 6A के डिडक्शन ऐड बैक करो एक बार, तो कितनी हो गई? 3 लाख हो गई। और फिर
ये वाली जो चीज है, अगर कोई आपने 54 में कोई एग्जम्पशन डिडक्शन ले रखी, उसको भी एड बैक करो, फिर लिमिट देखी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं आगे। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो बाकी के लिए तो देखिए, रिटर्न भरना कंपलसरी है, कंपनी के लिए, फर्म के लिए तो कंपलसरी है। अब बेटा आते हैं कुछ और नई बातों पर। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में लगभग मान लो आ ही गए, आने के पूरे चांस है, पूरे चांस है। बेटा रिटर्न किसको भरना होता है? कंपनी फर्म के लिए तो कंपलसरी, और बाकी अदर एसएससी के लिए कब भरना पड़ता है? जब उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाए। वो तो है ही, अब साथ में कुछ और बातें जुड़ गई। अगर आपने ये कंडीशन पूरी कर दी, अगर आपने ये वाली बातें पूरी कर दी, तो भी आपको रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाएगा। तो वो क्या क्या बातें हैं वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, मान लीजिए किसी की इनकम 1 लाख रुपए है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं हुई, रिटर्न नहीं भरना है। लेकिन अगर इनमें से कोई बात हो गई, ये जो 4 बातें हम पढ़ने वाले, तो भी आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। क्या है देखिए, deposited in one or more current accounts maintained with a banking company or cooperative bank ₹1 crore। आपने आपके करंट अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए, मतलब आपके मान लीजिए 4 बैंकों में करंट अकाउंट है, तो चारों का टोटल करके देखा जाएगा। अगर डिपॉजिटेड अमाउंट का टोटल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो रहा है, तो आपके लिए रिटर्न भरना फिर कंपलसरी होगा। रिटर्न भरना कंपलसरी होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या बोल रहा है, incurred foreign traveling expenses for himself or any other person ₹2 lakh। आपने फॉरेन ट्रेवल, खुद के फॉरेन ट्रेवल या किसी और के फॉरेन ट्रेवल पर कितने रुपए से ज्यादा खर्च किया है? 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है। आपने खुद के फॉरेन ट्रेवल पर या किसी और के फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है, तो भी आपको रिटर्न भरना बेटा कंपलसरी हो जाएगा, तो भी आपके लिए रिटर्न भरना कंपलसरी है। इसके अलावा आप देखें कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पर 1 लाख रुपए खर्च किए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च किए बेटा, तो भी आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर 1 लाख रुपए खर्च किए, तो भी रिटर्न भरना कंपलसरी। जैसे ये सर एक एक कनेक्शन का या एग्रीगेट है? देखो बेटा, आपके नाम पर 3 कनेक्शन, तो तीन का बिल कैसे आया? एक का 40, दूसरे का 40, तीसरे का 40, तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 120। आपने 1 लाख क्रॉस कर लिया, रिटर्न भरना बेटा कंपलसरी होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, आपने खुद के फॉरेन ट्रेवल पर या किसी और पर्सन के फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए साल के अंदर, तो रिटर्न भरना कंपलसरी। और अगली क्या बोल रहा है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एग्रीगेट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगर आपके 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो भी आपको रिटर्न भरना बेटा कंपलसरी है। और क्या बोल रहा है, डी पॉइंट, फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर कोई और कंडीशन प्रिस्क्राइब कर रखी और आपने उसको भी पूरा कर लिया, तो भी रिटर्न भरना कंपलसरी होगा। तो बेटा ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको ध्यान रखें और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में इनको मार्क कर लेंगे आप, और इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है बेटा, अगला वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सिंपल शब्दों में मैं आपको बात बता दूं, सिंपल शब्दों में, बाकी सारी बातें पढ़नी है। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पेन एंड आधार। मतलब अब इनकम टैक्स ने क्या बोला है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसकी जगह आप क्या क्योट कर सकते हो? आधार कार्ड नंबर भी क्योट कर सकते हो। सिंपल सी बात, आधार की जगह पैन चल जाएगा, पैन की जगह आधार चल जाएगा। अगर कभी कोई अवेलेबल नहीं है, तो आप एक दूसरे की जगह क्योट कर सकते हो। और किसी ने पहले से ही ले रखा है, आजकल तो क्या हो गया है, आपने पढ़ा है 139AA के अंदर कंपलसरी क्योटिंग ऑफ आधार नंबर। अगर आपको पैन नंबर लेना है तो आधार नंबर देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के पास पहले से ही है पैन नंबर, वहां पर आधार नंबर नहीं दिया हो, तो उसको लिंक करना भी क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया है। तो दोनों आपस में लिंक है, तो सारा सब कुछ आपका बायोडेटा जो है वो इनकम टैक्स वालों के पास में पहुंचने वाला है। क्योंकि आधार कार्ड के अंदर आपकी सारी जानकारी, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी आई के स्कैन, आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड अटैच्ड है, तो सारी चीजें, सारी डिटेल्स इनकम टैक्स वालों के पास पहुंचने वाली है। इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ, दोनों एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। दैट्स इट। आप तो ये ध्यान रखें, और कुछ भी ध्यान ना रखें,
तो भी चलेगा, आप इसके अंदर यही ध्यान रखें। तो इस पर ज्यादा बेटा टाइम लगाने वाला सेक्शन ये है नहीं, तो दोनों एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, अपन पढ़ लेते हैं। It has not been allotted a pen but possesses every person who is required to furnish or quote a pen, जिसको पेन नंबर क्योट करना है, and who has not been allotted a pen but possesses आधार नंबर, किसी को पेन नंबर अलॉट नहीं हो लेकिन उसके पास आधार नंबर है, may furnish or intimate or quote his आधार नंबर in lieu of pen and such person shall be allotted a pen in prescribed manner। मतलब आपका आधार नंबर क्योट करो और आपको पेन नंबर भी क्योट हो जाएगा प्रिस्क्राइब मैनर में, ठीक है। तो आप एक दूसरे की जगह इनको यूज कर सकते हो। ये फिर से वही बात, अभी मैं ज्यादा जा ही नहीं रहा बेटा इन पर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट क्या है। नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट क्या है उस पर ध्यान देते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं। ये वाली बातें तो बेटा मैंने बोला ना इंटरचेंजेबिलिटी, ये आप पढ़ लें। ये सेक्शन की वैसे ही वैल्यू खत्म हो गई है क्योंकि डेट बढ़ गई है, तो वैल्यू खत्म है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है बेटा। वो जो पैन और आधार लिंक करने की डेट थी वो गवर्नमेंट ने और फर्दर बढ़ा दी, कोई वैल्यू इनकी नहीं रही। अब आ जाइए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं। टीडीएस के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए बेटा बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सेपरेट क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। सेपरेट क्वेश्चन में लिमिट्स पूछी जाती है और कौन कौन से ट्रांजेक्शन पर लगेगा ये पूछी जाती है, तो सेपरेट क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, आप ध्यान रखें। टीडीएस मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, टीडीएस मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ के जाए। डिडक्शन और टीडीएस दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर से बेटा, अच्छे से पढ़ के जाए। चलिए बात करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 194 डी ए के अंदर क्या चेंज हुआ है वो देखते हैं। पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। बेटा पहले क्या हुआ करता था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी प्रोसीड्स अगर उन पर टैक्स लग रहा है तो टीडीएस कौन से अमाउंट पर कटता था, टीडीएस जो टोटल अमाउंट आपको मिला, टोटल जो आपको मिला उसके ऊपर टीडीएस कट जाता था, ठीक है। जैसे मान लो अब होता क्या था, उसमें गलती क्या थी, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का प्रीमियम दिया है किसी पॉलिसी पर और मैच्योरिटी पर आपको 50 लाख मिले, टीडीएस किस पे कटता था, 50 लाख पे कटता था। लेकिन उस 50 में 10 तो आपकी है, उस पे टैक्स क्यों कटे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा। तब उसको अमेंड करके क्या बोला कि अब हम ओनली इनकम वाले पार्ट पर ही टीडीएस काटेंगे, तो टीडीएस की रेट चेंज करके कितनी कर दी, लेकिन 5% कर दी बेटा। तो अब ओनली इनकम वाले पार्ट पर, जैसे आपने क्या कहा, आपने जो है वो 10 लाख रुपए का प्रीमियम भर दिया, मिले 50, तो इनकम कितनी हुई 40 लाख, 40 लाख का 5% टीडीएस कटेगा 194 डीए के अंदर, मतलब अब उसमें से प्रीमियम पार्ट हटा दिया जाएगा। ये छोटा सा चेंज है और काफी इंपॉर्टेंट चेंज है, इसको ध्यान रखें बेटा। तो जिन लोगों में पुराने बैच वाले नोट्स जो है वो ओल्ड है उनके पास, तो इस चीज को वो अमेंड कर ले जरूर से। इसके बाद आ जाते हैं 194 ए के अंदर एक और चेंज, किसका था बेटा, ये इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो टीडीएस काटना पड़ता है इस सेक्शन के अंदर, टीडीएस की रेट कितनी है, 10% है, ठीक है। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अंदर टीडीएस की रेट थी 10%, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर बेटा आपको टीडीएस तभी काटना पड़ता था जब वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाए। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी बेटा, बैंक और कोऑपरेटिव बैंक वगैरह इनके केस में, पोस्ट ऑफिस वगैरह इनके केस में लिमिट कितनी थी, 10,000 रुपए, और अदर केसेस में ये लिमिट कितनी थी, 5,000, ठीक है। तो इन लोगों के लिए, बैंक वगैरह के लिए जो लिमिट है 10,000 रुपए से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, देखो बेटा 40,000। मतलब अब बैंक और ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इनको टीडीएस नहीं काटना है अगर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो इनको 40,000 रुपए तक अब टीडीएस नहीं काटना है। तो 10,000 वाली जो लिमिट थी 194 ए में, वो चेंज होकर के बढ़ के कितनी हो गई है, 40। और तो और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए 40 वाली लिमिट भी कितनी है, 50,000 है बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, एमसीक्यू में बिल्कुल चांस, मैंने आपको पूरा टीडीएस ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बता दिया, तो इसको ध्यान से आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम आ जाते हैं बेटा सेक्शन 194 आई के अंदर, किसका था, हम रेंट पे करते थे, किसका रेंट पे करते थे, किसका रेंट पे करते थे, बिल्डिंग का। तो आपने कोई बिल्डिंग रेंट पर ली और अगर आप रेंट पे कर रहे हैं
तो आप जो रेंट पे करने वाला है उसको टीडीएस काटना होता था कितना 10% की रेट से। अगर वो ईयरली रेंट क्रॉस हो जाए किसको 1,80,000 को, तो बहुत छोटा सा अमाउंट, वो 1,80,000 की लिमिट बढ़ के कितनी हो गई 2,40,000 हो गई। तो अगर मान लीजिए आप किसी को 2 लाख रुपए का रेंट दे रहे हैं तो फिर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, जबकि पहले थी कि 180 से ऊपर होती है आपको टीडीएस काटना पड़ता था। तो 194 आई के अंदर छोटा सा अमेंडमेंट। बट अब बिना टाइम वेस्ट करवाए मैं थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूँ इसको, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं, आपको भी और चीजें पढ़नी, इसीलिए हम इसको आराम आराम से जल्दी जल्दी भी पढ़ रहे हैं, दोनों अपन मैनेज करके चल रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है, पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड और कंपल्सरी एक्विजिशन 194 IA। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते थे तो क्या होता था, इस पे टीडीएस की रेट कितनी होती 1%। ठीक है, टीडीएस की रेट कितनी 1%। और वो टीडीएस भी कब काटना होता था, जब अमाउंट किसको क्रॉस कर जाए 50 लाख। बेटा प्रोविजन तो अभी भी वही है, तो सर फिर चेंज क्या है, देखो सर अभी तो इसमें क्या बोल रहा है, नो टीडीएस वेयर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लेस देन 50। लेकिन वो 50 लाख पे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दिया है, क्या 50 लाख में क्या क्या लोगे। जैसे क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्रॉपर्टी है 45 लाख की, फिर उसमें 4-5 लाख रुपए पार्किंग के, मेंटेनेंस के, एडवांस वगैरह वगैरह खूब सारी चीजें ली जाती है। तो वो इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, क्लब की फीस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ली जाती है, तो वो उसमें इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो वो सवाल था। पहले लोग क्या करते थे, घर है, घर कितने का 40 लाख का, बाकी चीजों के 10 लाख, तो वो ओनली कौन सी देखते थे 40 लाख, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी। अब देखो बेटा क्लियरिफिकेशन दिया गया, क्या बोला, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस ऑफ द नेचर ऑफ, मतलब अब साथ में और भी कोई पैसा लिया है तो वो भी इंक्लूड होगा बेटा, मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी की, मेंटेनेंस की, एडवांस फीस और एनी अदर इसी कोई सिमिलर नेचर का, मतलब जितने भी चार्जेस साथ में लिए गए हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी 40 लाख की और अदर चार्जेस लिए गए 12 लाख के, तो वैल्यू कितनी मानी जाएगी 52 लाख, और आपको इस पे टीडीएस काटना पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन है कि ये वाली चीजें भी वैल्यू में इंक्लूड होगी, वो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन इसके ऊपर दिया गया है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय सर्टेन इंडिविजुअल एच्योर, बेटा नया सेक्शन है, नया सेक्शन टीडीएस में न्यू सेक्शन ऐड हुआ है। किन लोगों के लिए हुआ है बेटा, बहुत आसान, देखो पढ़ते देखते हैं, पढ़ के डायरेक्ट ही बताते हैं। टैक्स कौन डिडक्ट करेगा, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एच्योर अदर देन दोज हु वाज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 194C H and G। बेटा सी किसका था 194C, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो उसका था, ठीक है। 194H किसका था, कमीशन ऑन ब्रोकरेज, और 194J प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस। ये प्रोविजन देखिए बेटा सभी एसएससी पर लगता है, लेकिन किन को छोड़ देता था, अदर देन इंडिविजुअल एच्योर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिट। मतलब ये सेक्शन उन इंडिविजुअल एच्योर पर नहीं लगते जिनकी ऑडिट नहीं होनी, ठीक है, ये बात थी। लेकिन अब उन इंडिविजुअल एच्योर जिनकी ऑडिट नहीं होनी है उनके लिए 194M बना दिया, ऐसे इंडिविजुअल एच्योर जिनकी ऑडिट नहीं होती उन्हीं के लिए 194M बनाया गया। क्या करना है इनको, क्या बात होगी देखते हैं बेटा। टैक्स कौन डिडक्ट करेगा, एनी रेसिडेंट, कोई भी रेसिडेंट। नेचर ऑफ पेमेंट कैसा होना चाहिए, आप या तो 194C में प्रिस्क्राइब्ड कोई पेमेंट कर रहे हो, 194H और 194J, ये तीनों में प्रिस्क्राइब्ड कोई पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना है। टीडीएस किस रेट से काटना है, टीडीएस काटना है बेटा आपको 5% के रेट से। लेकिन कब, जब ये अमाउंट क्रॉस हो जाए कितने को 50 लाख, तब काटना है बेटा। 50 लाख से ऊपर बहुत लिमिट दे दी 50 लाख, तो तब काटना है। और साथ ही साथ जो भी टीडीएस काटता है उसको तो क्या लेना पड़ता है, 10 नंबर लेना पड़ता है ना, 10 नंबर, वो भी नहीं लेना है, 10 नंबर भी नहीं लेना। तो कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ 194C H और J
कैसे, कौन से इंडिविजुअल अचीव जिनकी ऑडिट नहीं होती है, अगर वो इन पेमेंट्स की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं इनमें प्रिस्क्राइब्ड कोई टोटल मिला के, तो फिर उनको टीडीएस काटना पड़ेगा 5% की रेट से। ठीक है, और अब जैसे 51 लाख का पेमेंट हो गया तो सर 50 लाख करते 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 हम 51 लाख पे पहुंच गए, तो पूरे 51 पे काटना है एक पे? बेटा ऊपर के 1 लाख पे काटना है। ठीक है, पूरे पर नहीं काटना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए एक और सेक्शन नया बेटा, एक और नया सेक्शन 194N, ये भी न्यू सेक्शन, पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश। कैश में पेमेंट करते हैं तो ये सेक्शन लगेगा, और किनके ऊपर लगेगा? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। आप बैंक में जाते हो, पैसे निकालने जाते हो ना, तो आपको पैसे मिलते हैं ना बैंक से, तो बैंक आपको पैसा देता है। ठीक है, तो बैंक जब आपको पैसा देगा तो आपका टीडीएस भी काटेगा, कैश विड्रॉल पर लगने वाला टीडीएस। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, तो काफी चर्चा भी हुई थी। तो ये वही सेक्शन है कि आप कैश विड्रॉ करते हो तो भी टीडीएस कटेगा, कितना कैसे सब देखते हैं। पैसे कौन निकाल सकता है? कोई भी पर्सन निकाल सकता है। पेमेंट क्या होना चाहिए, कब निकालना है, क्या करना है, वो सब कुछ देखते हैं। कब काटना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि तो अपन डायरेक्टली आते हैं यहाँ पर। ये मेन बात है बेटा। यहाँ पर देखिए क्या है, ये रेट आपने सुना भी होगा, 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। कब? जब आपका पेमेंट किससे ऊपर चला जाए? 1 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाए तो अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ कर रहा है कोई भी व्यक्ति, कोई कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ कोई भी हो, तो फिर 1 करोड़ से ऊपर फिर उसका 2% का टीडीएस कटेगा। 1 करोड़ तक निकाल रहे हो तो नहीं कटेगा, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन कुछ लोगों को बाहर किया गया इस लिस्ट से कि इनका तो टीडीएस काटना ही नहीं चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा भी निकाल ले। गवर्नमेंट को, बैंकिंग कंपनीज को, ठीक है, बैंकिंग कंपनी खुद तो बाहर होगी क्योंकि तो आपस में लेन देन करते रहते हैं। फिर एनी वाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर, जो ये होते हैं ना एटीएम में पैसे भरने का काम करते हैं, एक गाड़ी आती है आपने देखा होगा, जाली से पैक होती है सिक्योरिटीज वाली, उनके ऊपर नहीं लगेगा, और कोई भी नोटिफाइड पर्सन है उनके ऊपर भी नहीं लगेगा बेटा। इसके बाद में आ जाते हैं अपन फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इनकम टू रेजिडेंट्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। ये किनके लिए बेटा, ये क्या सेक्शन है? फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इनकम टू रेजिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। ये जो थे ना बैंक, अपन ने पीछे जाकर के अभी देखा था, एक अमेंडमेंट आया था, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। वहां पर लिमिट 10,000 से बढ़कर के कितनी हो गई थी? 40,000। ठीक है, 10,000 से बढ़कर के कितनी हो गई थी? 40,000। तो वो वाली बात। और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट कितनी हो गई थी? 50,000। एनी अदर केस में भी अभी भी कितनी? 5,000। तो ये बैंकों को क्या करना है इस चीज का, कि किस किस को इंटरेस्ट पे किया है, उस सबका क्या देना है कि स्टेटमेंट देना है बनाकर। बैंकों को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसका स्टेटमेंट बना करके देना है, और वो कोई चीज अमेंड करना चाहे तो वो उसको अमेंड भी कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। बात इतनी सी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस इस सेक्शन की बिल्कुल भी नहीं है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो पेमेंट करने वाले हैं उन्हीं पर लगेगा ये सेक्शन। और उनको क्या करना है बेटा, उनको क्या करना है, उनको ये स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है सेक्शन 206A के अंदर। चलिए तो अपन अपने लास्ट पार्ट में आ गए हैं। अमेंडमेंट क्या है बेटा? देखो ये तो इंटर लेवल के लिए तो है नहीं, ओनली फाइनल के लिए है। इंटर के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं ओनली फाइनल में। फाइनल में भी मैं छोटी मोटी बातें बता देता हूँ। पहले बेटा मैट की रेट कितनी है? 15% याद रखनी। पहले कितनी थी? 18.5%। अब एप्लीकेबल नहीं है। कंपनीज के ऊपर भी कुछ नई रेट्स आई है, ठीक है। एक जो आपकी न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके ऊपर टैक्स की रेट कितनी है? वो चाहे तो 15% की रेट से टैक्स दे सकते हैं, प्लस इस पे सरचार्ज भी लगेगा 10% का, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा 4%। लेकिन बात क्या है फिर वहां पर, वहां कोई आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे, फिर कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन नहीं ले पाओगे आप, आपको डिडक्शंस छोड़ने पड़ेंगे। आप 15% की रेट से टैक्स दे सकते हो। कौन सी? न्यू मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो ऑलरेडी है सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज, सेक्शन 115B डोमेस्टिक कंपनीज को एक और ऑप्शन दिया कि आप 22% की रेट से टैक्स दे सकते हो। हालांकि 10% का सरचार्ज और 4% का सेस ऑफ लगेगा इसके ऊपर। अब जब आप जैसे ही इस सेक्शन को लोगे
तो ये सारे आपको फोरगोन करने पड़ेंगे डिडक्शन। 10AA सेज वाला एडिशनल डिडक्शन का 32AD, 33AB, ABA, 35 1A, 2A, साइंटिफिक रिसर्च के सारे ये जो 35 ट्रिपल CA, CCDA, मतलब स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाले, ठीक है, ये सारे डिडक्शंस आपको क्या करने पड़ेंगे, फोरगोन करने पड़ेंगे। डिडक्शन भी आप कुछ नहीं ले पाओगे, बस 80JAA वाला ले पाओगे और कोई भी नहीं ले पाओगे। एडिशनल एम्प्लॉय रखते थे ना आप, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30%, वो वाला डिडक्शन ले पाओगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सारे डिडक्शंस आपको छोड़ने हैं, आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। बाकी टैक्स की रेट सेम होगी, तो बेटा इन पर अपन ज्यादा फोकस नहीं करें। फाइनल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटर वालों के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेटा होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आप किसी का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। वीडियो को एंड तक देखा है तो धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।